सब्जेक्ट है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। इसका नेक्स्ट टॉपिक है रूल ऑफ इलेक्शन, जिसको हिंदी में निर्वाचन का सिद्धांत भी कहा जाता है। क्वेश्चन आ जाता है एक्सप्लेन द रूल ऑफ इलेक्शन एंड एक्सेप्शन टू इट। निर्वाचन के सिद्धांत और इसके अपवादों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, अभी इसके आंसर में यह है कि जो संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 है, उसके सेक्शन 35 में निर्वाचन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत दे रखा है, उसका प्रतिपादन किया गया है। ठीक है, इसे चयन का सिद्धांत डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, ये मानव जीवन के अनेक दैनिक व्यवहारों से जुड़ा हुआ सिद्धांत है। जैसे नाम से पता चलता है कि किसी चीज का चयन करना, इलेक्शन करना। ठीक है, जैसे एक आप इलेक्शन को भी जानते हो, जैसे वोटिंग होती है, मान लो भी दो कैंडिडेट है। ठीक है, आप क्या दोनों कैंडिडेट को चूज कर सकते हो? नहीं। दो व्यक्ति खड़े हैं इलेक्शन के अंदर, दोनों को इकट्ठों को चूज कर सकते हो? दोनों को वोटिंग कर सकते हो? नहीं। वोटिंग किसको करोगे? सिर्फ एक व्यक्ति को, दोनों को एक साथ नहीं कर सकते। ठीक है, यही सिद्धांत सेक्शन 35 के अंदर बता रखा है। जब आपके सामने कोई दो राइट रखे जाएं, उनमें से आपको एक को चुनना होगा और दूसरे को डिनाई करना होगा। दोनों को एक साथ नहीं चुन सकते। ठीक है, इस सिद्धांत को अंगीकृत करने की आवश्यकता तब पड़ती है जब किसी व्यक्ति के सामने किसी रिटन अथवा किसी डॉक्यूमेंट द्वारा दो ऑप्शन उसके सामने पेश किए जाए, दोनों में से उसे किसी एक ऑप्शन को चुनने का अधिकार हो, या दो परिस्थितियां सर्कमस्टांसेस उत्पन्न की गई हो जिनमें से किसी एक का इलेक्शन उसको करना है तथा दूसरे का उसको अपवर्जन करना है, डिनाई करना है, अथवा दोनों विकल्पों को ना तो एक साथ वो उपयोग यूज कर सकता है, ना ही यह संभव हो, और ना ही एक का दूसरे के बाद यूज किए जाने की व्यवस्था हो। ठीक है, कहने का मतलब दोनों ऑप्शन में से एक को ही चूज करना पड़ेगा अगर किसी व्यक्ति के सामने दो ऑप्शन रखे जाए। इसको ही इलेक्शन कहते हैं, इसको ही चुनाव कहते हैं। ठीक है, इसकी जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 35 में दे रखी है। जैसे कि जहां कोई व्यक्ति ऐसी संपत्ति ट्रांसफर करने की प्रवंजना करता है, ठीक है, प्रतंजना करता है जिसे ट्रांसफर करने का उसे अधिकार नहीं है। मतलब एक व्यक्ति ऐसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा है जिसको ट्रांसफर करने का राइट उसको नहीं है, और उसी ट्रांसैक्शन मतलब उसी व्यवहार के भाग रूप कोई फायदा उस संपत्ति के स्वामी को, मालिक को प्रदत्त करता है, वहां ऐसे स्वामी को निर्वाचन करना होगा कि वे या तो जो ट्रांसफर है उसको पुष्ट करे मतलब अलाउ कर दे भी हाँ जो है ठीक है, या विस्मत करे मतलब ड्राई कर दे भी मैं ऐसा नहीं चाहता। कौन करेगा? प्रॉपर्टी का मालिक करेगा। ठीक है, अगर वो पश्चात कथित दशा में ऐसा प्रदत्त फायदे का त्याग करेगा, इस प्रकार जो फायदा उसने त्याग दिया है वो वापिस जिसने भेजा है या उसके प्रतिनिधि को चला जाएगा, वापिस हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझे, डेफिनेशन तो थोड़ी मतलब हार्ड सी दे रखी है। मान लो भी सुल्तानपुर का एक खेत किसकी प्रॉपर्टी है? बी की प्रॉपर्टी है। ठीक है, सॉरी सी की प्रॉपर्टी है। उसका रेट और वैल्यू कितनी है? 800 रुपए। ए उसे दान की लिखित द्वारा बी को ट्रांसफर करने की प्रवंचना एक प्रोसेस करता है, और उसी लिखित में ठीक है वो क्या करता है, सी को 1000 रुपए देता है। 800 की प्रॉपर्टी उसके 1000 दे रहा है। अब खेत किसका है? सी का है। सी खेत को अपने पास रखना निर्वाचित करता है। वो कहता है कि मेरे को 1000 रुपए नहीं चाहिए भैया, मेरे को तो मेरा खेत चाहिए। ठीक है, अब जो 1000 रुपए का दान है उसमें क्या हो जाएगा, वो दान जो है अपने आप खत्म हो जाएगा वही।
कहने का मतलब, मान लो भी एक और एग्जांपल देता हूं मैं भी, मान लो भी आपकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, मैं उसको किसी दूसरे व्यक्ति को, जो मेरा पोता है या कोई रिलेटिव हो सकता है, उसको मैं ट्रांसफर करना चाहता हूं। मैं एक डीड तैयार करता हूं जिसके अंदर ये लिखता हूं कि मैं आपकी प्रॉपर्टी अपने पोते को दे रहा हूं, ट्रांसफर कर रहा हूं, और उसके बदले में उस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो मान लो 1,00,000 रुपए है, उसके लिए मैं आपको 1,20,000 रुपए आपको दे रहा हूं, ठीक है। प्रॉपर्टी के मालिक कौन हो? आप हो, ठीक है। मैं कौन हूं? मैं मालिक नहीं हूं, फिर भी मैं ट्रांसफर कर रहा हूं, ठीक है। किसकी प्रॉपर्टी कर रहा हूं? आपकी प्रॉपर्टी कर रहा हूं। किसको कर रहा हूं? मैं अपने पोते को कर रहा हूं, ठीक है। उसके बदले में मैं आपको क्या दे रहा हूं? एक फायदा दे रहा हूं। क्या? उस प्रॉपर्टी की जो कीमत है वो, मतलब लाख की है तो मान लो 1,20,000 रुपए दे रहा हूं, कोई ना कोई फायदा आपको दे रहा हूं। अब इलेक्शन का राइट किसका होगा? इलेक्शन का राइट आपका होगा। अगर आपने उन पैसों को मतलब चूज कर लिया, पैसे अपने पास रख लिए, तो वो क्या होगा भाई, आपने इलेक्शन का जो राइट है वो यूज कर लिया, और जो आपकी प्रॉपर्टी है वो ऑटोमेटिकली मेरे पोते के पास चली जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। अगर मान लो भी आप ये चाहते हो कि मैं प्रॉपर्टी नहीं देना चाहता, तो आपको पैसे वापस करने पड़ेंगे, ठीक है। मतलब किसी एक राइट को चूज करना पड़ेगा, ये नहीं कि पैसे भी रख लिए और आप ये भी चाहते हो कि प्रॉपर्टी भी मेरे पोते को ना जाए। इसके अंदर एक व्यक्ति अनऑथराइज तरीके से किसी दूसरे व्यक्ति की प्रॉपर्टी तीसरे व्यक्ति को ट्रांसफर करता है। मतलब जैसे मैं हूं, मैं अनऑथराइज्ड हूं उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए, क्योंकि मैं उसका मालिक नहीं हूं। प्रॉपर्टी किसकी? आपकी, लेकिन मैं ट्रांसफर कर रहा हूं किसी तीसरे व्यक्ति को, मान लो वो मेरा पोता है, ठीक है। और उसी भाग रूप में, उसी ट्रांजैक्शन में मैं आपको कोई ना कोई फायदा दे रहा हूं। किसको? आपको। आप प्रॉपर्टी के मालिक हो। अब आपको इलेक्शन करना होगा, चूज करना होगा कि आप अपनी प्रॉपर्टी अपने पास रखते हो या मेरे द्वारा दिया गया जो फायदा है, जो पैसा है, वो पास रखते हो। किसी एक चीज को चूज करना है, दोनों को नहीं कर सकते। यही इलेक्शन है, यही सेक्शन 35 है, ठीक है। निर्वाचन के सिद्धांत का आधार भूत नियम यह है कि कोई भी व्यक्ति एक समय में, मतलब एक ही समय में किसी लिखित के प्रबंधों का अनुमोदन या निर्मोदन दोनों एक साथ नहीं कर सकता। दोनों में से एक का चयन, मतलब एक को ही चूज करना होगा। यदि कोई व्यक्ति किसी डॉक्यूमेंट वसीयत के अंतर्गत कोई लाभ स्वीकार करता है, तो उसे उस दस्तावेज के प्रत्येक अंश को स्वीकार करना होगा। मतलब आपको किसी डीड के द्वारा, किसी डॉक्यूमेंट के द्वारा कोई लाभ दिया गया है, तो डीड में जितनी भी बातें लिखी है उनको सबको आपको स्वीकार करना होगा, अगर वो लाभ, वो अंश आप स्वीकार करते हो। और ऐसे सभी उपबंधों को स्वीकार करना होगा जो उस डॉक्यूमेंट में लिखित के विरुद्ध हो, ठीक है। डॉक्यूमेंट या लिखित के विरुद्ध हो। सरल शब्दों में कह सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी लिखित विलेख या दस्तावेज के अधीन कोई लाभ प्राप्त करना चाहता है, तो उस लिखित या दस्तावेज के अधीन जो भी भार है, मतलब उत्पन्न हुआ भार है, वो भी आपको स्वीकार करना होगा। मान लो भी आपको वसीयत के अंदर एक प्रॉपर्टी आपको मिलती है, ठीक है। अब आप उस प्रॉपर्टी को स्वीकार कर रहे हो, लेकिन उसके साथ वसीयत के अंदर उस प्रॉपर्टी पर कुछ एक भार भी है, कुछ एक लोन भी है। तो अगर आप उस प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट कर रहे हो, उस लाभ को प्राप्त कर रहे हो, तो आपको उस भार को भी, उस लोन को भी स्वीकार करना होगा, ठीक है। यही इलेक्शन का राइट है। मतलब दोनों एक चीजें एक साथ नहीं हो सकती। भाई आप कहो कि प्रॉपर्टी का लाभ तो मैं रखूं, और जो हानि हो रही है या जो कोई बर्डन है, कोई भार है या कुछ है, उसको मैं एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। मान लो कि मैंने आपकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने की प्रोसेस की इलेक्शन के अंदर, ठीक है, किसी तीसरे व्यक्ति को, उसके बदले में मैंने आपको उस प्रॉपर्टी की कीमत दे दी, तो आप क्या करोगे? या कीमत रखोगे या प्रॉपर्टी रखोगे। दोनों चीजें एक साथ नहीं रख सकते। यही तो इलेक्शन है, किसी एक राइट को चूज करना।
दूसरे को आपको डिनाई करना ही होगा, दोनों को एक साथ नहीं रख सकते। ठीक है, अब इसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है? पहला तो है जब संपत्ति का अनधिकृत अंतरण किया जाए, अनऑथराइज्ड। पहली बात तो ये अनऑथराइज्ड ट्रांसफर होता है। जैसे भी मैं हूं, मैं आपकी प्रॉपर्टी अपने पोते को ट्रांसफर कर रहा हूं, क्या मेरे को हक है उसको? नहीं। मैं कैसे कर रहा हूं? अनधिकृत तरीके से। ठीक है, ये पहला तत्व है। और ऐसे मामलों में संपत्ति के स्वामी के सामने ये विकल्प रहता है कि ऑप्शन रहता है कि वे ऐसे अंतरण को स्वीकार करे या अस्वीकार करे। ऐसा नहीं हो सकता कि वे ट्रांसफर से प्राप्त फायदे को तो स्वीकार कर ले और संपत्ति को नहीं छोड़े, दोनों में से एक को करना होगा। दूसरा है जब निर्वाचन करने वाले व्यक्ति का अंतर्गत संपत्ति में हित निहित हो। मतलब जो व्यक्ति निर्वाचन कर रहा है, इलेक्शन कर रहा है, किसी चीज को चूज कर रहा है, किसी एक राइट को चूज कर रहा है, उसका प्रॉपर्टी में जो हक है, जो इंटरेस्ट है, जो हित है, वो निहित होना चाहिए, वो वेस्टेड होना चाहिए, पूर्ण हक होना चाहिए। मतलब वो मालिक हो उस प्रॉपर्टी का जो इलेक्शन कर रहा है। ठीक है। तीसरा पॉइंट, सेम डीड के अंदर हो जो भी आपने मैटर लिखा है। अलग अलग डीड तैयार की तो फिर गलत हो जाएगा। जैसे मैं आपकी प्रॉपर्टी अपने पोते को दे रहा हूं, ट्रांसफर कर रहा हूं, और उसके बदले में आपको कोई ना कोई फायदा दे रहा हूं। मतलब प्रॉपर्टी की जो कीमत है 1,00,000 रुपए है, तो मैं 1,20,000 रुपए आपको दे रहा हूं, आपको फायदा दे रहा हूं। ये सारी जो स्टोरी है, मतलब मेरे द्वारा ट्रांसफर की गई आपकी प्रॉपर्टी किसको? मेरे पोते को। ठीक है, और उसके बदले में आपको दिया गया फायदा, वो पैसे, उसकी कीमत प्रॉपर्टी की, वो एक ही डीड के अंदर लिखनी होगी। अगर अलग अलग ट्रांसफर की अलग अलग डीड लिख दी तो फिर वो सही नहीं है, वहां ये सिद्धांत काम भी करेगा। कैसे? जैसे कि मैं आपकी प्रॉपर्टी अपने पोते को ट्रांसफर कर रहा हूं। ठीक है, ये तो एक डीड में लिख दिया, और दूसरी डीड में ये लिख दिया भी उसके बदले में मैं आपको ये लाभ दे रहा हूं। तो ये अलग अलग डीड नहीं होनी चाहिए, एक ही डीड के अंदर होना चाहिए। ठीक है। चौथा है जब अंतरणकर्ता को अंतरित संपत्ति के स्वामित्व की जानकारी हो या ना हो। अंतरणकर्ता कौन है? मैं। जो ट्रांसफर कर रहा है वो क्या होता है? अंतरणकर्ता। उसको जो प्रॉपर्टी है उस संपत्ति के ओनरशिप की जानकारी हो या ना हो। ठीक है। निर्वचन के सिद्धांत की प्रयोज्यता के लिए आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं है कि अनधिकृत अनऑथराइज्ड रूप से प्रॉपर्टी का अंतरण करने वाले व्यक्ति को उस संपत्ति की, कौन है? मैं कर रहा हूं, मुझे जानकारी हो या ना हो, ये आवश्यक नहीं है। किसकी? उस प्रॉपर्टी की ओनरशिप की। ठीक है। पांचवा है जब बेनिफिट या लाभ अप्रत्यक्ष अर्थात परोक्ष रूप से दिया जाए। निर्वाचन के सिद्धांत ऐसे मामलों में लागू नहीं होता जहां लाभ डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से ना दिया जाकर परोक्ष रूप से दिया जाए। ठीक है, यानी लाभ दिए जाने वाले व्यक्ति की हैसियत भिन्न भिन्न हो। ऐसे मामलों में हैसियत में लाभ को स्वीकार कर सकता है और दूसरी हैसियत में प्रभार को अस्वीकार कर सकता है। ठीक है। अब निर्वाचन की, इलेक्शन की, आप जो चूज कर रहे हो किसी एक हक को, ठीक है, उसकी प्रोसेस क्या है, उसकी रीति क्या है, उसकी प्रोसीजर क्या है? भी आप डायरेक्ट भी चूज कर सकते हो और बाय कंडक्ट भी कर सकते हो, आचरण द्वारा। ठीक है, एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली। जब निर्वाचन करने वाला जो व्यक्ति किसी राइट को चूज कर रहा है, वो अगर बोलकर कह दे कि आपने बोलकर कह दिया कि साहब ठीक है, मेरे को 1,00,000 रुपए मंजूर है, मैं अपनी ये प्रॉपर्टी आपके पोते को ट्रांसफर करता हूं। ठीक है, सहमत हो इस बात से? ठीक है। या बोलकर या लिखकर एक्सप्रेसली स्वीकार कर ले कि हाँ मुझे ये एडमिट है, मुझे ये स्वीकार है। ठीक है, तो उसको कहते हैं डायरेक्ट, प्रत्यक्ष निर्वाचन, डायरेक्ट इलेक्शन। लेकिन यदि
इलेक्शन करने वाला व्यक्ति मौखिक बोलकर या लिखित रूप से स्पष्ट विलेख को स्वीकार नहीं करता, परंतु विलेख के अधीन, उस डीड के अधीन, उस डॉक्यूमेंट के अधीन जो आपने लाभ उसको दिया है उसको स्वीकार कर लेता है। मतलब मैंने आपको आपकी प्रॉपर्टी के बदले में पैसे दे दिए कि ये प्रॉपर्टी इस व्यक्ति को ट्रांसफर करता हूं, अगर आपको मंजूर है तो पैसे रख लेना। आपने क्या किया, बोलकर कुछ नहीं कहा, आपने रिटर्न में मेरे को जवाब नहीं दिया, लेकिन आपने वो पैसे रख लिए, तो इम्प्लाइडली ये क्या समझा जाएगा कि आपने उन पैसों को चूज किया है, और इसका मतलब ये है कि जो आपकी प्रॉपर्टी है वो मेरे पोते को ट्रांसफर हो गई। आपने इस चीज को एडमिट कर लिया। मतलब आप निर्वाचन कैसे कर सकते हो, इलेक्शन कैसे कर सकते हो, डायरेक्टली भी कर सकते हो, इनडायरेक्टली मतलब डायरेक्टली तो आपने बोलकर कह दिया, प्रत्यक्ष, ठीक है, क्लियरली बोलकर या लिखकर। इनडायरेक्ट मतलब आपने इम्प्लाइडली बाय कंडक्ट ऐसा कर दिया कि जिससे लगता है कि आपने एक हक को चूज कर लिया है। मान लो भी आपने पैसे यूज कर लिए, तो मैं क्या समझूंगा कि आपने प्रॉपर्टी का ट्रांसफर एडमिट कर लिया है, ठीक है। निर्वचन के अपवाद क्या है, एक्सेप्शन क्या है? जहां पहला है, जहां दोनों अंतरों में से, दोनों जो अंतरण है उनमें से कोई भी अंतरण अवैध हो। एग्जाम्पल तौर पर शाश्वतता के विरुद्ध नियम, मतलब जो सिद्धांत आपने पढ़ा था पहले, रूल अगेंस्ट परपिचुइटी, उसके विरुद्ध है अगर कोई भी ट्रांसफर, तो वो क्या होगा भाई, यहां सिद्धांत लागू नहीं होगा। जहां संपत्ति का अंतरण एवं स्वामी को प्रदत्त लाभ अगर आपने अलग अलग विलेखों में तैयार किए हैं, अलग अलग डीड तैयार कर ली, वहां नहीं लागू होगा। जहां पर डायरेक्टली कोई फायदा ना दिया गया हो किसी व्यक्ति को, मतलब जो प्रॉपर्टी का मालिक है उसको प्रत्यक्ष रूप से लाभ प्राप्त नहीं होता, तो वहां लागू नहीं होता। जहां मामला राजकीय अनुदान का हो वहां नहीं लागू होगा। जहां संपत्ति के जो ट्रांसफर है उसका उचित परिणाम ना निकले, जो इक्विटेबल ना हो, साम्यपूर्ण ना हो, जहां स्पष्ट घोषणा द्वारा निर्वाचन किया जाना आवश्यक ना हो, तो वहां भी लागू नहीं होता, ठीक है। तो इस प्रकार आपका इलेक्शन का जो टॉपिक है सेक्शन 35 वो पूरा होता है। इसके अंदर ये बता रखा है कि भाई जैसे किसी व्यक्ति के सामने दो ऑप्शन रखे जाते हैं, उनमें से वो दोनों में से एक को चूज करता है और एक को ही उसको करना पड़ेगा, दोनों को चूज नहीं कर सकता, ठीक है। 35 में यह बता रखा है कि एक व्यक्ति जिसको कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का अधिकार नहीं है क्योंकि वो उसका मालिक नहीं है, वो दूसरे की है, ठीक है, उस प्रॉपर्टी को वो ट्रांसफर कर रहा है। किसको कर रहा है? किसी तीसरे व्यक्ति को। जैसे मैं हूं, मैं आपकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा हूं, किसको? अपने पोते को, और उसके बदले में मैं आपको कोई ना कोई फायदा दे रहा हूं, उस प्रॉपर्टी के बदले में आपको उसकी कीमत दे रहा हूं या उसके बदले में कोई दूसरी प्रॉपर्टी दे रहा हूं, ठीक है। अब इलेक्शन का राइट किसका है? आपका, क्योंकि आप प्रॉपर्टी के मालिक हो। आपको दोनों ऑप्शनों में से अपनी प्रॉपर्टी और उस पैसे में से एक को चूज करना पड़ेगा। अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी को चूज कर लिया तो ये सारा जो ट्रांसफर है वो कैंसिल हो जाएगा, पैसे मेरे पास वापिस आ जाएंगे। अगर मान लो भी आपने पैसे चूज कर लिए, पैसे रख लिए, तो मान लो भी मेरे द्वारा किया गया ट्रांसफर किसका? आपकी प्रॉपर्टी का। किसको किया? मेरे पोते को। वो पूरा हो जाएगा, ठीक है। यही इलेक्शन है। दोनों ऑप्शन को एक साथ चूज नहीं कर सकते आप। मान लो भी प्रॉपर्टी भी रख ली और पैसा भी रख लिया, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे वसीयत के मामलों में होता है, वसीयत, अगर वसीयत में आपको कोई बाय डॉक्यूमेंट कोई आपको शेयर मिला है तो उसके अंदर जो बेनिफिट मिला है और वसीयत के अंदर जो भी चीजें लिखी हैं वो भी आपको पूर्ण करनी होगी। मतलब कोई बर्डन है, कोई भार है, कोई लोन है, वो भी आपको उस बेनिफिट के साथ स्वीकार करना होगा। यही इलेक्शन में बता रखा है कि आप अगर प्रॉपर्टी के बदले में पैसा रखते हो तो प्रॉपर्टी आपको छोड़नी होगी। ये नहीं कि प्रॉपर्टी मैं नहीं छोड़ूंगा और पैसा भी मेरे को चाहिए, दोनों ऑप्शन नहीं। मतलब किसी एक को चूज कर लो,
चाहे पैसा चूज कर लो तो आपकी प्रॉपर्टी जाएगी, अगर आप प्रॉपर्टी यूज करते हो तो पैसा मुझे वापस आ जाएगा। यही इलेक्शन है। इसके इलेक्शन के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है? पहला तो है अनाधिकृत अंतरण, अनऑथराइज्ड ट्रांसफर। भाई मैं ट्रांसफर कर रहा हूं आपकी प्रॉपर्टी को, ये अनधिकृत तो है ही, अनऑथराइज्ड है, क्योंकि मेरे पास अथॉरिटी नहीं है, फिर भी मैं कर रहा हूं। ये इलेक्शन का पहला तत्व है। दूसरा है जब निर्वाचन करने वाले जो व्यक्ति चूज कर रहा है, इलेक्शन कर रहा है, इलेक्ट कर रहा है किसी चीज को, निर्वाचन कर रहा है, तो उसका प्रॉपर्टी में जो इंटरेस्ट है वो वेस्टेड होना चाहिए, निहित हित होना, पुराना हक होना चाहिए, मालकियत। ठीक है। तीसरा है भी जो भी आप ट्रांसफर कर रहे हो, चाहे आप प्रॉपर्टी का ट्रांसफर इलेक्शन के थ्रू तीसरे व्यक्ति के पक्ष में कर रहे हो और उसके बदले में उस प्रॉपर्टी के मालिक को कोई ना कोई फायदा दे रहे हो, वो सारी स्टोरी आपको एक ही डीड में लिखनी होगी। अलग अलग डीड तैयार करोगे तो वहां ये सिद्धांत लागू नहीं होगा। इसके मुताबिक एक ही डीड के अंदर सारी चीजें लिखो। चौथा है स्वामित्व की जानकारी हो या ना हो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। पांचवा है जब लाभ, बेनिफिट प्रत्यक्ष अर्थात परोक्ष रूप से दिया जाए। फिर प्रोसेस बता दी किसकी? इलेक्शन की। क्या है भाई? आप डायरेक्टली भी इलेक्ट कर सकते हो किसी चीज को, बोलकर कह सकते हो कि हाँ साहब मैंने चुनाव कर लिया, लिखकर भी कर सकते हो और बाय कंडक्ट भी कर सकते हो। मतलब ना तो आपने बोलकर कहा ना लिखकर दिया, ठीक है, लेकिन आपने जो पैसे आपके पास गए मेरे द्वारा भेजे हुए, उनको आपने अपने पास रख लिया, तो बाय आचरण आपने उस सारे ट्रांजैक्शन को एडमिट कर लिया। क्लियर? इस प्रकार आपका इलेक्शन का जो टॉपिक है वो पूरा होता है।